वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 की और सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th। और जो चैप्टर हमने आगाज़ किया था वो था चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पिछले लेक्चर में जो हमने बातें की। हमने बात स्टार्ट की थी बायोलॉजिकल मेथड से। बायोलॉजिकल मेथड को हमने डिफाइन किया कि साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है, इसको हमने डिफाइन किया था। इट इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म और एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन जो आपके जहन में आ जाए या किसी और के जहन में आ जाए, वो आपसे पूछ ले, या कोई कंपनी आपको बायोलॉजिकल टास्क सौंप देती है, तो वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए एक प्रॉब्लम होगा, उसको सॉल्व करना है। और जो मेथड इस्तेमाल होगा वो बायोलॉजिकल मेथड होगा, और जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, पहला स्टेप जो होगा वो होगा रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान जो है वो बहुत ज़रूरी है। बेशुमार प्रॉब्लम जो हमारे इर्द गिर्द जानदारों से मुतल्लिक मौजूद होती हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। तो पहचान से मुराद भी एक तरह से एक क्वेश्चन ही है कि जो कोई आपसे पूछ ले या आपके जहन में आ जाए, वो क्वेश्चन असल में आपके लिए उस प्रॉब्लम की पहचान बन के आपके सामने आएगा। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान जो है, रिकग्निशन जो है, वो पहला स्टेप है। उसके बाद अगला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, जिसको हम आम अल्फाज में मुशाहदात कहते हैं। मुशाहदात जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने स्ट्रॉन्ग मुशाहदात होंगे उतना ही कंक्लूजन रिजल्ट्स जो हैं वो मस्बत साबित होंगे, उतने ही अच्छे नताइज जो हैं वो हासिल हो पाएंगे। ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरह की हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है नंबर्स की शक्ल में, जबकि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते नंबर्स की शक्ल में। हमने एक एग्जांपल ली थी कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है और इनको मेजर किया जा सकता है। जबकि अगर हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सिंपली पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, इसमें नंबर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके अलावा इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स एक केस स्टडी है मलेरिया का केस स्टडी जो है इस चैप्टर में मौजूद है। उसकी एग्जांपल्स भी हम साथ साथ कोट करेंगे और मज़ीद इसको अगले लेक्चर में मज़ीद जो है इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। ऑब्जर्वेशंस की अगर बात करें तो मलेरिया जब आगाज़ में लोगों ने जो जो सोच विचार रखने वाले लोग थे, उन्होंने ये देखा कि ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो मार्शी प्लेसेस पे होते हैं, दलदली इलाकों में ज़्यादा रहते हैं, उनको ये मलेरिया जो है वो ज़्यादा होता है। और जो आर्मी जो लड़ती थी, जंगलों से होकर गुजरना, दलदली इलाकों से गुजरना उनके लिए मामूल होता था, उनको मलेरिया जो है वो अमूमन हो जाया करता था। इसकी जो सिंपल सिम्टम्स थी, कपकपी और इसके अलावा बुखार का हो जाना, ये इसकी सिम्टम्स आम थी उन आर्मी वालों में जो कि जंगलों से गुजरते थे, दलदली इलाकों में रहते थे। उसके अलावा ये भी देखा गया, ये भी ऑब्ज़र्व किया गया कि जो लोग नेट लगाकर सोते थे या स्मोकी प्लेसेस पे, धुआंधार जगह पे उनका रहन सहन था, तो उनको इस तरह की बीमारी जो है वो अमूमन नहीं हुआ करती थी, जिसका नाम मलेरिया दिया गया। तो ये थी ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस जो हैं इनके बाद अगला जो स्टेप होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो होता है हाइपोथेसिस। और उसी की बात जो है वो आज हम करेंगे। अगले स्टेप हम देख लेते हैं। एक तो हाइपोथेसिस होता है, उसके बाद डिडक्शन अगला स्टेप है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन अगला स्टेप है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स अगला स्टेप है, और लास्ट स्टेप है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो आज हम बात करेंगे हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, यहाँ से हम आगाज़ करेंगे। तो इसको हम डिफाइन यूँ कर लेते हैं, अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन की जो एक आर्जी सी एक्सप्लेनेशन, वजाहत होती है, उसको हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट दैट में प्रूव टू बी आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो किसी क्वेश्चन का आंसर साबित हो, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर साबित हो सके, ऐसी स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस का नाम
दिया जाता है। आगे इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। तो पहली ये कि इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, एक आम सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। शुड बी टेंटेटिव आइडिया, एक आर्जी सा एक आइडिया होना चाहिए, यानी कि इतनी पुख्तगी उसमें ना हो, उसमें ये ना हो कि जी इससे आगे पीछे नहीं होना, उसमें थोड़ी सी लचक जो है वो होनी चाहिए। शुड बी सिंपल एंड एज सिंपल एज पॉसिबल, यानी कि बहुत एक सादा सी स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफाएबल, ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसको टेस्ट किया जा सके, यानी कि उसके ऊपर तजर्बात किए जा सकें। और फाल्सिफाएबल का मतलब क्या है कि उसको रद्द भी किया जा सके। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक हाइपोथेसिस बना लिया वो दुरुस्त ही साबित हो, वो गलत भी साबित हो सकता है। उसको एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो जाना जाता है कि उसको उसकी एक्यूरेसी जो है वो किस हद तक है। तो एक एग्जांपल जो है वो कोट कर लेते हैं हम मलेरिया के हवाले से ही, कि हमने ये जो ऑब्जर्वेशंस की कि जो लोग जो हैं रहते हैं दलदली इलाकों में, उनको अमूमन जो है वो मलेरिया हो जाता है। अच्छा, 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था जिसका नाम था लेवरॉन। लेवरॉन ने एग्जामिन किया था मलेरियल पेशेंट का ब्लड अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे उसने देखा था उन लोगों का ब्लड जिनको मलेरिया हो गया था। तो उसको एक बहुत ही छोटी छोटी क्रिएचर्स जो हैं वो नज़र आई, जिसको उसने कहा जी कि ये प्लाज्मोडियम है जो इन मलेरियल पेशेंट के खून में मौजूद होता है। तो इसका जो हाइपोथेसिस है फिर ये बनेगा कि प्लाज्मोडियम जो है इज काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का बायस बनता है, क्योंकि 1878 में ही लेवरॉन ने मलेरियल पेशेंट के ब्लड में मलेरिया जो है वो देख लिया था। तो अब ये हमारा हाइपोथेसिस एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, एक टेंटेटिव आइडिया है, ये गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर ये जाना जा सकता है कि ये किस हद तक जो है वो एक्यूरेट है। तो जो हाइपोथेसिस होता है उससे अगला जो स्टेप होता है वो डिडक्शन। हाइपोथेसिस से डिडक्शन बनाया जाता है। डिडक्शन क्या होता है? हम कहते हैं कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को डिडक्शन कहा जाता है, यानी कि लॉजिक निकाली जाती है हाइपोथेसिस से। और अमूमन इसमें इफ़ और देन, इफ़ एंड देन की लॉजिक जो है वो इस्तेमाल होती है। मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन ब्लड। यानी कि अगर हाइपोथेसिस हमने जो बनाया था कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का बायस बनता है, तो जितने भी लोग हैं जिनको मलेरिया है उनके खून को अगर टेस्ट किया जाए तो उनमें प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये हमारा डिडक्शन है। और इफ और देन का इसमें हमने लॉजिक इस्तेमाल किया। डिडक्शन के बाद अगला जो मरहला होता है, अगला स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात। बहुत अहम स्टेप है ये भी। इसमें क्या किया जाता है? डिडक्शन ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग टू टेस्ट वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम डिडक्शन को एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं, एक्सपेरिमेंट के मरहले से, टेस्टिंग के मरहले से गुजारते हैं। रिगरस टेस्टिंग जो है वो की जाती है। तो टेस्टिंग जो है जब की जाती है तो अमूमन इसका जो तरीकाकार है कि इसमें दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब ये क्या चीज़ होती है? कंट्रोल ग्रुप में हम ऐसे लोग रखेंगे जो हेल्दी हैं, हेल्दी पीपल विद नो सिम्टम्स, जिनको सिम्टम्स मलेरिया की नहीं है, वो हमारा क्या होंगे? कंट्रोल ग्रुप होंगे। और उनके ब्लड को एग्जामिन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। इसी तरह से जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसमें वो लोग होंगे पीपल शोइंग सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, जिनको मलेरिया की सिम्टम्स जो हैं वो उनमें मौजूद हैं। उनका ब्लड जो है अफेक्टेड पीपल का वो एग्जामिन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको एग्जामिन किया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे एक्सपेरिमेंट्स, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। इसके बाद हम इसके ऊपर अगला मरहला जो है वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स जो हैं वो हम समराइज करेंगे। रिजल्ट्स को समराइज करने से क्या मुराद है? क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स जो है उसको हम
किसी चार्ट, किसी टेबल की शक्ल में हम उसको लिख लेते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था, इससे ये पता चला कि ये जो तकरीबन 100 लोग थे हेल्दी लोग, उनमें से 7 लोगों के खून में प्लाज्मोडियम जो है वो देखा गया। 100 में से 7 लोगों के खून में प्लाज्मोडियम देखा गया। उन लोगों के अलावा जो मलेरिया से अफेक्टेड थे, उनके खून में तो प्लाज्मोडियम देखा ही गया, जिससे ये साबित हो गया कि वाकई मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वही मलेरिया का बायस बनता है। अब ये जो लोग थे 7 लोग जिनके खून में प्लाज्मोडियम देखा गया, इसको हम क्या कहते हैं साइंस की ज़ुबान में, इंक्यूबेशन पीरियड का नाम दिया जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि ये 7 वो लोग थे जिनको कुछ अर्सा के बाद सिम्टम ज़ाहिर हो गई। तो इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड को? इंक्यूबेशन पीरियड इज पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। यानी कि पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है जब खून में शामिल हुआ, दाखिल हुआ, तो उसने फ़ौरन ही सिम्टम ज़ाहिर नहीं की, कुछ अरसा लगा। वो अरसा जो है एंट्री से लेकर सिम्टम ज़ाहिर होने तक, उसको नाम दिया जाता है इंक्यूबेशन पीरियड का। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। ये जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं इनको रिपोर्ट करना, जो फाइनल स्टेप है हमारा। बायोलॉजिस्ट publish their findings in scientific journal, books, in talks at national and international meetings, and at colleges and universities seminar। तो साइंटिस्ट जो है, जो रिजल्ट्स उनको मिलते हैं वो फिर उनको समराइज़ करने के बाद पब्लिश करते हैं मुख्तलिफ बुक्स में, जर्नल्स में, या फिर मुख्तलिफ सेमिनार में उनको प्रेजेंट किया जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो भी उसके ऊपर काम करते हैं। मज़ीद टेस्टिंग जो है वो होती है, दूसरे लोग भी उसके ऊपर मज़ीद टेस्टिंग करती हैं। उसके अलावा दूसरे लोगों के लिए वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक तरह से क्या कह लें कि सहूलत भी होती है और ऑब्जर्वेशंस का काम भी देते हैं, क्योंकि जो काम किया हुआ होता है पहले साइंटिस्ट का, वो ऑब्जर्वेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसको लेकर फिर आगे जो है वो स्टेप्स जो है अपनाकर मज़ीद जो है उसके ऊपर काम किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।